नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और हम चर्चा करने जा रहे हैं इस टॉपिक पे, इस एपिसोड में, कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है। कहने को तो हम भारत की कहने को तो हम विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं जीडीपी के मुकाबले। क्या हुआ? अच्छा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज आ गया था। चलो, नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और हम आज इस एपिसोड में चर्चा करने जा रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर, कि आखिर भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। हम विश्व में अगर देखें तो दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जब हम ये सुनते हैं तो हमारी, कहते हैं ना, बाँछें खिल जाती कि यार, हम पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में। लेकिन दूसरी तरफ जब हम प्रति व्यक्ति आय अर्थात पर कैपिटा इनकम में देखते हैं तो हम पता नहीं कहाँ 140वें नंबर पर जाके पहुंच जाते हैं। तो ये जो कंपैरिजन है, ये क्या दर्शाता है? और क्या यही कारण है जो पर कैपिटा इनकम और जीडीपी का जो इतना बड़ा अंतर है, उसी के कारण हमारे देश में जो हाल फिलहाल हम गरीबी, बेरोजगारी देखने को मिल रही है, वह इसका बड़ा कारण है? और यह जो पर कैपिटा इनकम है, ये दूर कैसे होगी? कैसे हम पांचवें नंबर पे ना सही 10वें नंबर पर तो आ जाएं? टॉप 10 कंट्रीज में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस विषय पे हम चर्चा करेंगे तरुण गुप्ता जी से। तरुण गुप्ता जी, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि पेशे से ज्वेलर हैं और शिक्षा से अर्थशास्त्री हैं। तो उनसे समझते हैं कि आखिर हमारा देश पर कैपिटा इनकम में कैसे विश्व में आगे आ सकता है, अग्रणी हो सकता है। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रवीन जी, नमस्कार सभी दर्शकों। जी, तो तरुण जी, मुझे ये बताइए कि जो जीडीपी विश्व में हम पांचवें नंबर के अर्थव्यवस्था है हमारी, लेकिन जब हम दूसरी तरफ पर कैपिटा इनकम की बात देखते हैं, हालांकि इसकी ना मीडिया में कोई चर्चा होती है, ना बुद्धिजीवियों में कोई चर्चा होते हुए देखते हैं, क्योंकि चर्चा हमारे देश में उन्हीं विषयों पर होती है जिसको मीडिया उछालता है, जिस पे मीडिया चर्चा करता है, जिस पे चाहे टेलीविजन हो, चाहे अखबार हो, चाहे नेतागण हो, जो वो चर्चा करते हैं, वो नैरेटिव बिल्ड करते हैं और हम सब उसके ऊपर चर्चा करने लगते हैं। लेकिन पर कैपिटा इनकम पे चर्चा नहीं होती है। और पर कैपिटा इनकम में जब हम देखते हैं तो जब हम 140वें नंबर के देश हो जाते हैं, तो वह और पांचवें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इन दोनों को हम कैसे कंपेयर करें, कैसे तुलना करें? जी हाँ रवीन जी, एक बहुत बड़ा एक स्टैटिस्टिक्स में कहावत है कि आप आंकड़ों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हो, आंकड़ों की बाजीगरी। आंकड़ों की बाजीगरी कर सकते हो। तो ये कहीं न कहीं हमें ये सावधान रहना पड़ेगा कि जब हम आंकड़े देखते हैं ये इस टाइप के, तो हम किस टाइप के आंकड़ों को जो है हम क्या उसके अनुमान लगाते हैं। बहुत अच्छी बात है, देश हमारा 5वीं अर्थव्यवस्था है, किसी टाइम में हम कहते थे सपेरों का देश है, ऐसी बात थी। लेकिन जी। अगर हम और उससे पहले चले जाएँ, तो हमारा देश ऐसा था कि सोने की चिड़िया था और मैं सुनता हूँ कि चीन से लोग यहाँ पर नालंदा और तक्षशिला में पढ़ने आते थे। तो इतिहास हमारा समृद्ध है, लेकिन हम कहीं अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे हैं। इसीलिए जब हम सुनते हैं कि जीडीपी की 5वें नंबर की है, तो हम बहुत खून से हमारा सीना सीना चौड़ा हो चौड़ा हो जाता है। जाता है। बहुत हमें अच्छा लगता है। परंतु हम उसके अंदर जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं, ये तो एक आंकड़ा है। उस आंकड़े के अंदर जो उसके कारक हैं, अगर उनके ऊपर जाएँ, तो हम सबसे ज़्यादा आप पर कैपिटा इनकम में पिछड़े हुए देशों में से हैं। हम सेविंग्स में बहुत पिछड़ गए हैं, जो हमारी एक फ़ख्र होता था कि मिडल क्लास बहुत सेव करती है, वो पीछे होती जा रही है। और एक और भी बहुत बड़ा जो अर्थव्यवस्था में या अर्थशास्त्र में माना जाता है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। हम्म। जो टॉप की 1% की जो जनता की आय है और जो बाकी 99% की आय है, उसमें बहुत बड़ा बहुत अंतर आ जाए। डिस्पैरिटी है। बहुत डिस्पैरिटी है, जो कि आगे जाकर के कभी सोशल अनरेस्ट को भी दे सकती है, जन्म दे सकती है। और शायद इसीलिए 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन भी बाँटती है सरकार, क्योंकि उनकी दृष्टि वो बहुत समग्र होती है सरकार की, तो वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। तो ये हमें देखना है कि हम जीडीपी के आंकड़े के साथ इन चीज़ों का भी विवेचन करें, इनका भी चिंतन करें,
तो हम एक कंप्लीट पिक्चर तो लेते यानी हैं। कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी फिलहाल के शेप इकोनॉमी हो गई है, यानी कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। हाँ, ये तो देखिए मीडिया को कुछ ना कुछ या अर्थशास्त्रियों को कुछ चाहिए, कुछ एक नाम देने के लिए। मैं इससे कोई हम डिफाइन करके कोई उससे हमारे को बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। मेरा ये मानना है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो मिडिल क्लास है। इस देश की रीढ़ की हड्डी मिडिल क्लास है। तो मिडिल क्लास को नापना चाहिए, ना 1% ऊपर के आदमियों को देखना चाहिए, ना जो बॉटम 5 या 10% है उनको देखना चाहिए। जो मिडिल क्लास है, जो से 70% होगी हमारे देश की जनता, या 80% या जो भी जिसको भी हम डिफाइन करें। नहीं, 70% या 65% या कैसे होगी मिडिल क्लास, जब 80 करोड़, अगर 145 करोड़ में या 140 करोड़ में 80%, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा, तो वो तो मिडिल क्लास में आते नहीं। हाँ, ये बात भी सही है। ठीक है ना, तो ये फिर तो सरकार परसेंटेज ने क्या ही बनती, डेफिनिशन कम कर दी है। परसेंटेज क्या बची। हाँ। और अगर ऐसे ही परसेंटेज देखें तो हुँ, यदि आप 25,000 रुपए महीना कमाते हैं तो आप टॉप 10% में आते हैं, जी हाँ। टॉप 10% में। तो अगर 25,000 रुपए कमाने वाला भी अगर मिडिल क्लास मान ले, तो हमारे देश में 10% लोग ही मिडिल क्लास हैं। रविंद्र जी, आप अगर देखिए हमारी जो रूरल इकोनॉमी रही है, वो सेल्फ सफिशिएंसी की इकोनॉमी रही है। उन्होंने अपने खेत से खाना आ गया, कुछ थोड़ा बहुत बचा लिया, गाँव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ लिए बच्चे, उसी से पढ़-पढ़ के सरकारी शिक्षा पे हम ऊपर चले गए और पता नहीं कहाँ-कहाँ आईएएस अफ़सर बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं। तो कभी ये तकलीफ़ें थी नहीं पहले। अभी सरकारी शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, ऐसा सुनते हैं। और दूसरी बात है कि रूरल इकोनॉमी भी अब कंजम्पशन इकोनॉमी होती जा रही है। अब वहाँ पे भी लाइफ बॉय साबुन बिकता है या पार्ले जी का बिस्किट बिकता है, जो कि पहले अपने गाँव के ही खर्चे से काम चला अपने खेतों से ही निकाल लिया करते थे। तो हमारी ओवरऑल सामाजिक संरचना भी बदल रही है। तो ये कंज़म्पशन की ओर जो हम जा रहे हैं, सब जगह-जगह यूट्यूब, फेसबुक, टीवी पहुँचने के कारण ये सब परिवर्तन आ रहे हैं। हम कंज़म्पशन इकोनॉमी में जा रहे हैं, तो उसी लिए हमारी सेविंग्स भी कम हो रही हैं। तो हाँ, अभी मतलब पीछे जो डेटा आया कि हमारी सेविंग्स भी कम हो रही हैं। हुँ, इवन जो है लोन लेने के लिए लोग गोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी। 87% की ग्रोथ आ गई है गोल्ड हुँ, ज्वेलरी या पे लोन लेने की। देखिए हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में 3 फ़ील्ड्स होते हैं। एक प्रोडक्शन होती है या इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन होती है, एक सेविंग्स होती है और एक कंज़म्पशन होती है। तो इसमें क्या माना जाता है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहती है कि प्रोडक्शन आदमी कम कर देगा, सेविंग कम कर देगा, लेकिन अपनी कंज़म्पशन कम नहीं करेगा। कंज़म्पशन बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है। अभी जो इस बार का बजट आया उसमें इकोनॉमिक सर्वे ने भी बोला है कि हमारे देश में कंज़म्पशन कम हो रही है। तो अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो कंज़म्पशन क्यों कम हो रही है भाई? तो हुँ। आप इन सब चीज़ों से भी हमें जोड़ना पड़ेगा। हमारी कंज़म्पशन बढ़े, हमारी सेविंग्स बढ़े, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम हो, तो हम कामयाब इकोनॉमी है। खाली एक जीडीपी का आंकड़ा कामयाबी का द्योतक नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, और जो आपने कहा कि हमारे देश में कंजम्पशन कम हो रही है, और शायद इसी के चलते जो सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि 12 लाख रुपए की इनकम तक आय को टैक्स फ्री कर देना, कि अगर हम उनकी इनकम को टैक्स फ्री करेंगे तो शायद हमारी कंजम्पशन बढ़े। क्या ऐसा होता हुआ दिखाई देता है आपको? देखिए इनकम टैक्स पे ही तो बहुत कम है देश में, 8% की मात्रा, 8% का अनुपात बताते हैं। फाइल करते हैं जो। फाइल करते हैं, 92% तो फाइल भी नहीं करते हैं। जो ज़्यादा ये बड़ा इम्पैक्ट है वो जीएसटी का है। जीएसटी तो एक पटरी पे सोने वाला भी आदमी दे रहा है, अगर वो चीनी लेकर के, चाय लेकर बिल्कुल, ले रहा बिल्कुल। है। बेगर तो भी है, भिखारी बेगर भी भी है, है, कोई वो भी भी है। जीएसटी दे रहा है। जी। तो सरकार का जो सबसे बड़ा कदम होगा वो जीएसटी का होगा। हमें जब जीएसटी लगा था तो ऐसा सुनने में आया था कि मीन रेट ऑफ जीएसटी कम आएगा आगे जा कर के, जो कि आज तक नहीं पता लग रहा है इम्पैक्ट क्या है। स्टेट्स का भी रेशियो उसमें होता है, मतलब बहुत सारे दूरगामी। मेरा ये मानना है कि 2017 में जीएसटी लगा था, आज हम 25 पे खड़े हैं। इसका एक पूरा एक वाइट पेपर सरकार को निकालना चाहिए कि देश को क्या उससे लाभ है, नहीं है, उसमें और क्या परिवर्तन कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स जीएसटी है, 9 स्लैब्स हैं, टैक्स स्लैब्स, वो कम करनी चाहिए। तो बहुत चीज़ें हैं, जीएसटी ही सबसे बड़ा परिवर्तन एक जिसे कहते हैं रिवॉल्यूशनरी होगा। तो वो हमें देखना है कितने कि स्लैब हैं? 9? 9 स्लैब्स हैं जीएसटी में, जो कि विश्व में सबसे अधिक है। जैसे एक तो 0% से 0% लेकर के मैंने सुना है फिर 42% लास्ट है, जिसमें 0% आती है, 3% गोल्ड पर, 1.5% डायमंड पे है, 3% ओके, गोल्ड ओके, पे ओके, है, ओके। 5%, 12%, हाँ, 18%, 28%, राइट। और शायद बीच में आगे जाकर मेरे को कोई बता रहा था, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर जी, जी, 8 जी। या 9 पर स्लैब्स हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं तो एक्चुअली 0, 5 और 12, 18 और 28 तक ही पहुँचता था। नहीं। लेकिन ये जो भी डायमंड और उसका बताया तो वो भी तो हाँ, अलग-अलग है। वो भी बिल्कुल ठीक है। अलग-अलग हैं, हाँ जी। तो स्पेशल रेट्स हैं हाँ जी। जगह-जगह।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम वन नेशन वन टैक्स में जा रहे हैं, तो वो हमारे देश को देखिए इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में दो एक मूल परिवर्तन होता है। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, वो हमारी कंजम्पशन पर रोक लगाने के लिए होता है, ऐसा कहते हैं। और इनडायरेक्ट आप वो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो जो एनिमल स्पिरिट्स ऑफ द इकोनॉमी है उनको रिलीज करने के लिए होता है। अभी हम देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट भी डाउन है, मैन्युफैक्चरिंग भी डाउन है, हम सिर्फ सुनते हैं 70% पे फैक्ट्रीज काम कर रही हैं, मोर देन लेस देन 70% पे। तो जीएसटी का क्या इम्पैक्ट होना चाहिए था, वो एनिमल स्पिरिट्स रिलीज हुई या नहीं हुई? बात सिर्फ टैक्स की, सरकार की, वेलफेयर की नहीं है, बात यह है कि इकोनॉमी को दिशा क्या दी जा रही है। तो जीडीपी 5वें नंबर पे होने के बावजूद क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? ये 5वें नंबर की जीडीपी के हेडलाइन से नहीं ठीक होने वाला। इसके पीछे जीएसटी हमारा क्या कर रहा है? और 12 लाख का इनकम टैक्स स्लैब है, ठीक है, सैलरीड क्लास है या जो है जो भी बिज़नेस क्लास है उनको फ़ायदा हो सकता है, पर इतना बड़ा मेरे को बहुत नहीं, रिवॉल्यूशनरी उनको परिवर्तन। फ़ायदा हो सकता है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या उससे देश को कोई फ़ायदा होगा? जो हाँ, वही मैं कह कंज़म्पशन रहा हूँ। हाँ, पर मैं हम मैक्रो पिक्चर देखें तो मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत बड़ी कंज़म्पशन में परिवर्तन आने वाला है। जी। और जैसे हम पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे थे कि देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ कैसे सकती है? भई अभी हमने पीछे देखा था 2-3 साल पहले, जो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, वो भी पर कैपिटा इनकम में हमसे आगे निकल गया हुँ। और हम घिसट रहे हैं। देखिए, पर कैपिटा इनकम तभी हमारी अच्छी होएगी ना जब हम इंपोर्ट कम करेंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग का ज़्यादा करेंगे, हम अपने देश की कोई एक ऐसी एक हम एक जिसे कहते हैं इकोनॉमिक रेंट, हम इकोनॉमिक रेंट बढ़ाएँगे। इकोनॉमिक रेंट का मतलब होता है कि जो आप मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है और जो आप उसको सेल कर रहे हैं, उसके बीच में जो आपको प्रॉफिट कह सकते हैं, जो इकोनॉमिक रेंट कह सकते हैं, वो मिलना चाहिए। तो वो हमारे को इकोनॉमिक रेंट नहीं मिल रहा है, तभी तो हमारी सेविंग्स कम हो रही हैं। और उसके देखिए आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी तो सेविंग्स कम होंगी, सेविंग्स कम होंगी तो आपकी कंजम्पशन कम होगी, लेकिन ये एक दिन में नहीं होता। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत धीरे धीरे होता है। तो उस धीरे धीरे पे अलार्म बेल बजनी चाहिए। अगर कंजम्पशन कम हो रही है इसके बाद क्या, फिर तो लोग सुस्त हो जाएंगे, विद्रोही हो जाएंगे, तो वो नहीं होना चाहिए, बहुत लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार कहते हैं ना, जख्म भी अगर बहुत लंबे समय तक हो जाता है तो नासूर बन जाता है, हम्म। ठीक है। अब जब आप बेरोज़गारी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो एजुकेटेड यूथ है, ठीक है ना, जो पढ़ा-लिखा युवा है, उसकी संख्या बेरोज़गारी में उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, यानी कि वो ज़्यादा बेरोज़गार है। अभी एक सर्वे आया है, बहुत लेटेस्ट थी, कुछ दिन पहले, तो उसमें आया कि भाई जो ग्रेजुएट्स हैं वो 83% तक बेरोजगार हैं, यानी कि उनको प्लेसमेंट नहीं मिल रही है। जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो 57% था या 52% था, यानी कि 50% एंड अबव वो बेरोजगार हैं, उनको प्लेसमेंट नहीं मिल रही। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स होने के बावजूद भी लोगों को जॉब नहीं मिलती है? ये तो मुझे लगता है जो सर्वे हुआ वो मेट्रो में हुआ, बट अगर मैं रूरल एरियाज़ में देखूँ, यानी कि जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं ख़ास तौर से, ठीक है? जैसे आप बिहार ले लें, झारखंड ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, यूपी ले लें, यहाँ के जो युवा हैं, ये तो सिर्फ ग्रेजुएट्स ही नहीं, डबल मास्टर्स हैं इनके पास, पीएचडी होल्डर्स हैं, बट उसके बावजूद भी पता लग रहा है कि कोई टेम्पो चला रहा है तो कोई कुछ इस तरह की जॉब्स कर रहा है। तो वो एजुकेशन लेने के बाद उनको जॉब क्यों नहीं मिल रही? क्या यहाँ पे भी जो आप पीछे कह रहे थे कि भई हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि जो शिक्षा पद्धति है, उसमें बदलाव की आवश्यकता है, उसमें कमी है? तो रविंद्र जी देखिए, जब भी हमारे बच्चा एक बीए करके निकलता है, जो भी उसने स्ट्रीम ली है, तो ये कहाँ है कि कॉलेज कहता है कि आपको जॉब मिलेगी मिलेगी। हमारे साथ समस्या ये है कि हम नहीं तो हम पढ़ाई। पढ़ते क्यों हैं? अगर जॉब नहीं मिलेगी हाँ, तो पढ़ किस लिए रहे हैं? ये आज तक किसी ने प्रश्न ही नहीं किया। नहीं, लोग तो करते हैं, जैसे मगर मैं कोई बात करते हैं तो हम्म। कहते हैं पढ़ना सिर्फ नौकरी के लिए थोड़ी ना होता है। हम्म। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में देखें तो उनका पढ़ने का मतलब ही है कि नौकरी के लिए। हाँ। ये तो आप जैसे बिजनेसमैन फैमिली में या हमारे बच्चे या और जो बड़े फैमिलीज हैं जिन्होंने बिजनेस ही कराना है, वो तो ये सोच सकते हैं कि भाई हमारे बच्चे को ज्ञान लेने के लिए पढ़ना है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि हमने मान लीजिए किसी एक एमबीए के बच्चे ने एक पैकेज ले लिया 50 लाख का, 1 करोड़ का, वो अखबार में बड़ा बड़ा छप जाएगा। जी। उससे सारा देश जो है रोमांचित हो जाएगा, सबके वही सपने बन जाएंगे।
अरे भाई जो एवरेज आदमी कर रहा है उसकी बात तो देखो। तो एवरेज आदमी को कहाँ ये कब था कि पढ़ाओगे तो आपको नौकरी मिल ही जाएगी। ऐसा तो कभी भी नहीं था, या आप बेरोजगार कर ही लेंगे। ये तो स्किल डेवलपमेंट के वो साथ साथ चलना चाहिए था। ये हम मैकॉले पद्धति के अंदर क्या परिवर्तन किया है, मुझे तो ऐसा लगता नहीं। मैं तो कोई बता रहे थे कि एक सीए के मेरे मित्र हैं जो कोच हैं, वो कह रहे हैं आजकल सीए के बच्चे ऐसे आते हैं, उनसे पूछो 10 into 10 कितना होएगा, वो कैलकुलेटर निकाल लेते कैलकुलेटर हैं। लगाते हैं उसके लिए। सो अगर ये हमारी मेंटल फैकल्टीज नहीं डेवलप कर रहा है, हमारे अंदर क्वेश्चनिंग एबिलिटीज नहीं डेवलप कर रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम। ये मेरे को याद है विशाल सिक्का जो थे सैप में काम करके आए थे, सीईओ रहकर आए थे, और फिर इन्फोसिस के सीईओ बने थे। तो उनसे एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि आपको अमेरिका और इंडिया दोनों में तजुर्बा है, आपने क्या देखा, क्या डिफरेंस है? तो कहते जी इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड, वो उनके पास सारे आंसर्स होते हैं, पर जो प्रश्न है वो तो अमेरिकन्स के पास ही होते हैं। तो मैं समझता हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम आंसर देना तो सिखा रहा है, पर प्रश्न पूछना नहीं सिखा रहा है। ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन है जिसके कारण वो अपना सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पा रहा। सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है, एक बहुत बड़ा कारण है। और जैसे आपने एजुकेशन की बात की, भी एजुकेशन कहाँ कहता है कि इससे जॉब मिलेगी। तो यदि जॉब नहीं मिलेगी तो अगेन वही कि हम एजुकेशन बच्चों को दिलाते क्यों हैं? पेरेंट्स तो इसीलिए दिलाते हैं ना, यही कहते हैं ना, बेटा पढ़ लिख लोगे तो नौकरी अच्छी लग जाएगी, यही बात होती है। तो अगर उसके बावजूद, पढ़ने लिखने के बावजूद जॉब नहीं मिल रही है बच्चे को, तो एजुकेशन में उस बदलाव की आवश्यकता है कि जो पढ़ा के उसको जॉब मिले। देखिए, हमारे यहाँ जो एजुकेशन रही है, मेरे को याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो ₹15 महीना फ़ीस होती थी। तो यूजीसी हमेशा ग्रांट देती है कॉलेजेस को, वो एजुकेशन रहता है, और वो तो जो हम 3 मही साल इसलिए बिता देते हैं एजुकेशन में क्योंकि पैसा ही नहीं लग रहा। मैं बहुत महँगी शिक्षा का पक्षधर नहीं हूँ, पर मैं जैसे मैंने कहा कि राशन भी फ्री नहीं मिलना चाहिए, 1-2 रुपए का तो होना ही चाहिए। इसी तरह शिक्षा भी बहुत सस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वेस्टेज ऑफ एफर्ट होता है। वो लोग और कुछ जाएँगे तो पैसा लगेगा, इसलिए उसमें नहीं, लग मैं जाते कह रहा हूँ कि आप शिक्षा फ्री दे रहे हैं या कम पैसों में दे रहे हैं, दीजिए। लेकिन उसमें फैकल्टी तो आप वही यूज़ कर रहे हैं, हाँ ठीक है जी, ना? टाइम तो आप वही लगा रहे हैं, रिसोर्सेज़ तो वही लगाए, उसका तरीका, उसका मेथड बदला जा सकता है ना। बिल्कुल भई बदलना अगर चाहिए। आज आपके ऑफ़िस में कोई एक एमआईएस की ज़रूरत पड़ जाए, हुँ, ठीक है ना? एक अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ जाए, एक एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ जाए, डेटा एनालिस्ट की, तो आपके पास वो नहीं है। हुँ, आपको डेटा एनालिस्ट बहुत बड़ा साइंटिस्ट तो नहीं चाहिए, हुँ। लेकिन आपको इतना तो चाहिए ना कि यार मैं 500 प्रोडक्ट बेचता हूँ, इन 500 प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करके दे दे मेरे को। हाँ, कैसे करेगा? कि कौन-सा ज़्यादा बिक रहा है, कौन-सा कौन-सा ज़्यादा कम बिक बिक रहा रहा है। है, कौन-सा सस्ता है, कौन-सा महँगा है, किसमें प्रॉफ़िट जा रहा है, किसमें इनकम, उसने तो एक्सेल में ही अगर आपने डालना है तो निकाल सकता है। लेकिन वो एक्सेल भी यदि आप हायर करें कंप्यूटर ऑपरेटर को, कहता तो है मुझे एक्सेल आता है, बट उसको एक्सेल इतना ही शायद आता है कि डेटा वो फीड कर सकता है और प्रिंट आउट भी शायद दे पाए या नहीं दे जो पाए। उसे आपने कहना चाहिए कि एड टू बिज़नेसेस नहीं हो रहे हैं, टूल्स टू इम्प्रूव योर बिज़नेस नहीं हो रहा है। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमारी शिक्षा पद्धति सिर्फ़ और सिर्फ़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनी थी कि अंग्रेज़ों को एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ़ मिल जाता था। वो डिसीज़न मेकिंग के लिए नहीं बनी है, और डिसीज़न मेकिंग के लिए क्या कर सकते हैं वो सरकार को देखना सर है। फॉर एग्जांपल, ठीक है हुँ, ना, ये मुझे ऐसा लगता है, ठीक है हुँ, ना, बाकी सबकी सोच अलग हो सकती है, सब लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं, मेरी जितनी बुद्धि है मैं उतना ही सोच पाता हूँ, जी। ठीक है, छोटी सी बुद्धि है। तो अब मान लीजिए मुझे हिस्ट्री पढ़ाई या हुँ, मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट चूज किया। हुँ। अब हिस्ट्री में अकबर कब आया, बाबर कब आया, ये कब हुआ, वो लड़ाई कब हुई, अगर वो मैंने पढ़ भी लिया, लिख भी लिया, याद भी कर लिया, सब कुछ हो गया, उसमें नंबर भी अच्छे आ गए, तो उसको लेके जब मैं आपके पास आऊंगा कि साहब मैंने ये इसमें हिस्ट्री में मास्टर्स करी है, तो आप मुझे क्या जॉब देंगे? क्योंकि यदि आप ये सोच के कर रहे हैं कि मैं सिविल सर्विसेज कर लूंगा या हुँ, गवर्नमेंट जॉब कर लूंगा, वो गवर्नमेंट जॉब्स मिल नहीं रही हैं। हुँ, हुँ। जब गवर्नमेंट जॉब्स अगर नहीं निकल रही हैं तो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा चांसेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्यों नहीं होनी तो चाहिए? बिल्कुल कंपनीज की लिंकेजेस होनी चाहिए एजुकेशन में, और कंपनीज बताएंगी कि किस टाइप के आगे यस। प्रोजेक्शंस हैं, आगे 10 साल बाद किस टाइप की जरूरत, क्योंकि एक दिन में कोर्स नहीं, डेवलप नहीं ये होते। आपका बहुत अच्छा आइडिया आया कि भाई कंपनीज जो हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, जो हायर करती हैं, वो यूनिवर्सिटीज को सजेस्ट करें, सरकार को सजेस्ट करें कि भाई हमें जो मैन पावर चाहिए, उसके अंदर यदि यह स्किल होगी तो हम उसको हायर कर पाएंगे। हाँ, तो क्यों नहीं वो स्किल्स आपको इसके अंदर जैसे इनकॉर्पोरेट मैंने करें। दिखा था, मैंने कहीं पढ़ा है चाइना में मोटर स्किल्स के ऊपर बहुत जोर है। वहाँ पे यहाँ तक कि बच्चों को दीवार बनाना भी सिखाते हैं, ईंट लगाना भी सिखाते हैं। तो वो मोटर स्किल्स के ऊपर इंडिया में क्यों नहीं जोर है?
ये भी हमें एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अच्छी-अच्छी चीज़ों को रिसर्च करके हम बना सकते हैं। बना सकते हैं। तो यानी कि तरुण जी, मैं इस चर्चा से समझ पाया हूँ कि यदि हमें अपने देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है, तो हमें स्किल्स पे फ़ोकस करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम सुधारने की आवश्यकता है, तभी युवा जो है हमारे देश के काम आ सकेगा। क्योंकि शायद एक आपने ही आर्टिकल शेयर किया था, भई किसी ने कहा था कि जो क्या था वो? यंग पॉपुलेशन जो डिविडेंड है, वो कहीं यंग पॉपुलेशन सो यस, सो डेट में ना ये ब डेमोग्राफिक डिविडेंड हाँ, वर्सेस डेमोग्राफिक डेट डेट। हमारे 145 करोड़ की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 40% जनता 40 से नीचे है, हुँ, जो कि एक वर्किंग हैंड वाली जनता है। तो ये एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड हो सकता है। लेकिन यही अगर अपना प्राइम छोड़ दे, वो जब 60 साल की होगी, 50 साल की होगी, तो वही डेमोग्राफिक डेट बन डेट बन सकती है। सकता है। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट, जो कि अभी आजकल चर्चा होनी शुरू हुई है कि हमने अपना जो प्राइम 10 साल का पीरियड था पीछे का, वो आई थिंक ग्रोथ उतनी नहीं कर पाए, या उतनी हम आर-एन-डी नहीं कर पाए, या उतनी चीज़ें देश में नहीं बना पाए जितनी बनानी चाहिए थी। तो वो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डेट में ना बदलें, अब ये खतरा हो गया है। बिल्कुल तरुण जी, डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डेट में ना बदलें, ये खतरा है और मैं समझता हूँ कि सरकार डेफ़िनेटली इस पे कर रही है, बड़े-बड़े लोग लगे हुए हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं ऐसा ना हो कहीं गाड़ी निकल जाए, तब वो करें, तो वो समस्या हो जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, यदि आपको अपने देश को मजबूत बनाना है, अपने बच्चों को बेहतर बनाना है और जो यंग पॉपुलेशन, अगर जो युवा साथी इसको देख रहे हैं, तो यदि आपको बेरोजगार नहीं रहना है, तो अपने अंदर स्किल डेवलप करिए। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, आप ये देखिए कि आपके आसपास किस तरह की जॉब्स निकलती हैं। जिस तरह की जॉब्स निकलती हैं, वो वाली स्किल सीखने का प्रयास करिए, जो आपको आसानी से सीखने को मिल जाए। क्योंकि जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी, तब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी। जो इस तरह की जो ग्रेजुएट्स की और पोस्ट ग्रेजुएट्स की डिग्रियां लेके आप घूमते रहेंगे, वो घूमते ही रह जाएंगे और उसका ना आपको कुछ भला मिलेगा, लाभ होगा, ना आपके परिवार को होगा और ना ही सरकार को होगा, ना देश को होगा। तो यदि अपने देश को बेहतर बनाना चाहते हैं, विकसित बनाना चाहते हैं, तो स्किल पे ध्यान देना शुरू करें। धन्यवाद, नमस्ते।